नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। लॉकडाउन 3 का चौथा दिन है और इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन के कारण सार्वजनिक परिवहन पर लगी रोक बहुत जल्द हट सकती है। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पब्लिक मूवमेंट के लिए गाइडलाइन तैयार कर रही है और साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि कई जगह पर लोग फंसे हुए हैं जिनको वो निकालना चाहते हैं। नितिन गडकरी ने ये बात बस एंड कार ऑपरेटर्स फेडरेशन की बैठक में कही और इस बैठक में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। मनीष कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है और नितिन गडकरी की तरफ से बहुत बड़ा बयान कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी इजाजत अब लोगों को थोड़ी और राहत मिलने जा रही है। बिल्कुल, अब देखिए 17 मई को जो लॉकडाउन पार्ट 3 है वो उस दिन खत्म होगा। उसके बाद जो है क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से ग्रीन जोन जो है उसमें कई तरह की रियायतें दी गई, वहां पे बस सेवा शुरू की गई है, वहां पे कैब एग्रीगेटर्स जो है उबर ओला वो उनकी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। देश के जो बाकी जोन है, खासतौर से मैं रेड जोन की बात कर रहा हूँ जिसमें सभी महानगर आते हैं, वहां पे माना जा रहा है कि 17 तारीख के बाद किसी तरह की रियायत दी जा सकती है। इसी बात का संकेत जो है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया है। कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ये बहुत डिस्कशन का मुद्दा है और इस पर लगातार गंभीरता से विचार किया जा रहा कि आने वाले समय में किस तरीके से रेल सेवा, विमान सेवा, बसों की जो सेवा है उसको कैसे शुरू की जाए, ट्रेन सेवा कैसे शुरू की जाए। आप देखिए आज विदेशों से करीब 15,000 भारतीय को लाया जा रहा है एयर इंडिया के जरिए। आज से इसकी शुरुआत हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम बातों का ख्याल रखा जा रहा है। ये एक बड़ा अभियान है। उसी तरीके से हमने देखा कि ट्रेन के जरिए कोटा से हो चाहे देश के अन्य जगह से हो, मजदूर हैं उनको अलग अलग राज्यों में भेजा गया। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसकी अभियान की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से इन तमाम सेवाओं को शुरू किया जाए इस पर गंभीरता से सरकार के बीच मंथन चल रहा और माना जा रहा है कि लॉकडाउन पार्ट 3 जो है 17 मई के बाद, हालांकि मई में इसकी शुरुआत होना बहुत असंभव है। आपको पता है कि तेलंगाना सरकार ने पहले ही अपने यहाँ लॉकडाउन जो है 29 मई तक बढ़ा दिया है, यानी कि जून के पहले हफ्ते से हम उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि जितने एयरलाइंस हैं, आपको ध्यान रखना होगा, सभी एयरलाइंस ने कहा है कि आपको विमान सेवा शुरू करना है तो उसके 10 दिन पहले हमें इन्फॉर्म करना होगा जिससे कि हम बुकिंग ले सके। तो मनीष, क्या माना जाए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो पाबंदियां थी, जो रेस्ट्रिक्शन था, वो बहुत जल्द हट जाएगा? आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए कम से कम मई तक तो राहत मिलने की बहुत उम्मीद कम है। दीपिका, आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले भी इन दिनों लगातार हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं। तो ये अगर इसकी शुरुआत भी होगी तो कहीं ना कहीं जून के पहले हफ्ते से होगी। रेलवे हो, एयरलाइंस हो, सभी को एक तैयारी करना होगा। इसके लिए एक पुख्ता समय भी चाहिए, कम से कम एक हफ्ते की तैयारी करने के लिए उनको वक्त चाहिए होगा। लेकिन हमें देखना होगा कि 17 मई को सरकार क्या फैसला लेती है, क्या लॉकडाउन खत्म होगा या उसको एक्सटेंशन मिलता है। अगर शुरुआत करनी होगी तो जून के पहले हफ्ते से ये संभव नहीं है, उनको वक्त चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर सरकार के बीच ये मंथन लगातार चल रहा कि इन सेवाओं को शुरू की जाए जिससे आम जनता को राहत मिल सके। बिल्कुल, और ये राहत बहुत जरूरी है। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आगे भी हम आपसे लेते रहेंगे। देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। ये संबोधन सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच होने वाला है और इस दौरान पीएम मोदी एक वर्चुअल प्रार्थना में हिस्सा भी लेंगे, जिसे संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख हिस्सा लेंगे। ये आयोजन पीड़ितों और कोरोना वॉरियर्स के फ्रंट लाइन योद्धाओं के सम्मान के लिए आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि लॉकडाउन 3 के शुरू होने के बाद से पीएम मोदी का ये पहला संबोधन होगा और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अपने संबोधन के दौरान पीएम लॉकडाउन से जुड़ी बातों का भी जिक्र कर सकते हैं। और पंजाब में जारी कर्फ्यू के दौरान दुकानें खुलने के समय में बदलाव अब किया गया है। अब सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि बैंकों के कामकाज का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। पहले शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुलनी थी, लेकिन अब शराब की दुकानें भी सुबह 7 बजे से 3 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा आज से पंजाब में शराब की होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है। ये होम डिलीवरी दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक ही होगी। उधर पंजाब के मुक्तसर में धार्मिक स्थल से शराब की होम डिलीवरी के अनाउंसमेंट के आदेश को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू तख्त के संचालक और जूना अखाड़ा के जगत गुरु
पंचानंद गिरी महाराज ने पंजाब सरकार के इस आदेश की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के इस आदेश से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और साथ ही ऐसे आदेश देने वाले डीसी को बर्खास्त करने की मांग भी की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कैप्टन सरकार पर निशाना साधा। बात को ज्यादा बढ़ते देख डीसी ने अपना फैसला वापस ले लिया। दरअसल आज से खुलने जा रही शराब की दुकानें और शराब की होम डिलीवरी को लेकर के स्थानीय डीसी ने तमाम धार्मिक स्थलों को चिट्ठी लिखकर यह आदेश दिया था कि वो अपने गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर से गांव में अनाउंसमेंट करें कि शराब की दुकानें खुलने जा रही है और इस दौरान शराब की डिलीवरी भी घर घर की जाएगी। समझता हूँ कि एक जहाँ कोरोना होम डिलीवर्स करने से शराब से जहाँ समाज का माहौल ख़राब होएगा, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और कर्फ्यू की धज्जियाँ उड़ेंगी, वहीं जो लोगों के इकोनॉमिक स्रोत हैं वो फिजल आउट होएंगे और जो घरों में घरेलू हिंसा है टुवर्ड्स वुमेन एंड चिल्ड्रन वो बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि इम्यूनिटी भी इससे डाउन होती है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार को अपने इस फैसले को दोबारा रिकंसिडर करना चाहिए। ये फैसला कोरोना के अगेंस्ट लड़ाई को मध्यम करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या माना जाए ये जो आदेश दिया था होम डिलीवरी शराब का, क्या उस फैसले को वापस ले लिया गया? देखिए, जो आदेश दिया गया था मुक्तसर के डिप्टी कमिश्नर अरविंद कुमार, उनके द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी कि वो रिग्रेट करते हैं, माफी मांगते हैं कि ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था टेक्निकली एरर के तौर के ऊपर। और जो ऑर्डर है बेशक धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होता, लेकिन दूसरे स्थलों पर वो लागू होता है। और आज ही जो शराब है, शराब की बिक्री पंजाब में अभी 7 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। और जो ऑनलाइन जहां होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी भी 3 बजे के बाद 6 बजे तक लगातार ही जारी रहेगी। और इस मामले को लेके श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने काफी जोरदार हमला भी कर दिया है पंजाब सरकार के ऊपर के किस तरह से आप धार्मिक स्थलों के ऊपर कह सकते हो कि वहां से अनाउंसमेंट करवाई जाए। और वहीं पर हिंदू संगठनों ने भी लगातार हमला कर दिया है कि धार्मिक का किस तरह शराब के लिए उपयोग किया जा सकता है। बेशक कल डिप्टी कमिश्नर ने माफी भी मांग ली, लेकिन जो राजनीतिक हमला है और राजनीतिक हथियार एकदम पंजाब सरकार के द्वारा अपोजिशन पार्टियों को दे दिया। और अपोजिशन पार्टियां अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार से कहा जा रहा है कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और जोरदार राजनीतिक हमला भी किया जा रहा है कि किस तरह से आप जो धार्मिक, चाहे वो गुरुद्वारे हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, किस तरह आप उपयोग कर सकते हैं इन धार्मिक स्थलों का शराब के लिए। और बेशक डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि टेक्निकल एरर है और वो रिग्रेट भी शो कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, जहां धार्मिक लोग हैं, वो इस हथियार को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। बिल्कुल विशाल, तो ये माना जाए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर बहुत ज्यादा उल्लंघन हुआ था, हमने देखा था। और फिलहाल अभी वहां पर क्या हालात हैं? क्या लॉकडाउन का सही ढंग से पालन किया जा रहा है? देखिए, अभी तक लॉकडाउन का पालन तो किया जा रहा है, लेकिन आज से शराब की बिक्री शुरू है। और शराब की बिक्री के साथ ही 10 से 11 बजे के बीच में पता लगेगा कि किस तरह के हालात होते हैं। अभी तो 7 बजे से सारा जो लिक्वर बैंड्स हैं वो अभी खुलनी शुरू होंगी और खुलने के बाद पता लगेगा कि किस तरह के हालात होते हैं। और वही 3 बजे के बाद पता लगेगा कि जो घरों पास शराब पहुंचाने की स्थिति थी तो वो किस तरह से रहेगी, क्या घर घर शराब पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, किस तरह से होम डिलीवरी होगी, लोग किस तरह से ऑर्डर देंगे, ये सारी बातें आज समझनी होगी लोगों को भी, क्योंकि अभी तक ये नहीं बताया गया है, ना ही नंबर। बिल्कुल विशाल, लोगों को खुद समझनी होगी। अब इस वक्त भी अगर समझाना पड़े तो इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। विशाल, आप नजर बनाए रखें, जानकारी आगे भी हम लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़े। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज राज्य की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत प्रभाव से राज्य की सभी सीमाओं को सील करने का आदेश दिया। फैसले के बाद अब राज्य में कोई भी अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं कर पाएगा। राज्य के अंदर केवल वही लोग आ सकते हैं
हैं जो भारत सरकार के गाइडलाइन के दायरे में आएंगे। इसके साथ ही राजस्थान से बाहर जाने के लिए जिला कलेक्टर के अलावा कोई भी अधिकारी परमिशन जारी नहीं कर सकेगा। दूसरे राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने बॉर्डर सील करने का फैसला लिया। और कोरोना से गुजरात के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि अहमदाबाद में पैरामिलिट्री की 7 कंपनियां गश्त लगाएंगी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए बीएसएफ की 6 और सीआईएसएफ की 1 कंपनी लगाई गई है। आज से अहमदाबाद में सिर्फ दवा और दूध की दुकानें ही खुलेंगी। गुजरात में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर के 6,625 हो चुकी है। वहीं अभी तक कोरोना के 396 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अकेले अहमदाबाद में ही 4,735 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 298 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 291 नए कोरोना मरीज भी सामने आ चुके हैं। तो गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के सभी अस्पतालों, क्लिनिकों और नर्सिंग होम्स को 48 घंटे के अंदर खोलने का आदेश पारित किया है। आपको बता दें, जो अस्पताल या फिर क्लिनिक नहीं खोलेंगे उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 3 सीनियर डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जिसमें एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हैं, जो कोरोना के इलाज के बारे में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ब्रीफ करेंगे। वो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के साथ भी मीटिंग करेंगे और उन्हें कोरोना का बेहतर तरीके से इलाज के बारे में भी बताएंगे, जिससे कोरोना से निपटने में आसानी हो। भूपेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भूपेंद्र, क्या हालात हैं फिलहाल वहां पर अहमदाबाद में? देखिए, अहमदाबाद में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अहमदाबाद हॉटस्पॉट बना हुआ है। रेड जोन डिक्लेयर किया गया है अहमदाबाद को। तमाम एरिया जो है, कहीं भी ऐसा इलाका नहीं है जो जहां पर कोरोना के मरीज ना हो। और सख्ती ये बरती गई है कि आज से तमाम चीजें, जो सब्जी विक्रेता थे, इसके अलावा किराना थे, तमाम चीजें जो है वो बंद कर दी गई, क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर्स बन गए हैं। 2 दिन की 20 सब्जी वाले सिर्फ एक ही मार्केट से कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक सब्जी वाला 1000 लोगों को संक्रमित कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि इन सब्जी वालों के जरिए कितने लोगों तक कोरोना पहुंचा होगा। आंकड़े लगातार अहमदाबाद में बढ़ते जा रहे थे और इसलिए ये सख्त कदम जो है उठाने पड़े हैं। बीएसएफ की टुकड़ियां तैनात की गई है, सीआईएसएफ को उतारा गया है। लॉकडाउन का और ज्यादा सख्ती से कैसे पालन किया जाए, लोग अपने घरों में कैसे रहें, लोगों को ज्यादा ये संक्रमण ना फैले, इसके लिए तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल भूपेंद्र, और हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बड़े बड़े फैसले भी वहां पर लिए जा रहे हैं ताकि इन आंकड़ों में कमी आ सके। क्या लोग सही ढंग से पालन कर रहे हैं? घरों के अंदर है, हालांकि अब तो सब कुछ बंद हो चुका है वहां पर। बिल्कुल, लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जिसमें कई बार प्रशासन जो है वो खुद सवालों के घेरे में आ रहा था। 2 दिन पहले दाणी लिमड़ा का एक इलाका है जहां से 32 केस आए थे। उसी इलाके में पुलिस ने अपना जुलूस निकाला था सम्मान के लिए और लॉकडाउन का पूरी तरह से भंग होता वहां पर दिखाई दे रहा था। कल जिस तरह से अचानक निर्णय ले लिया गया कि सब्जी नहीं मिलेगी, किराना नहीं मिलेगा, सिर्फ दूध और मेडिकल सेवाएं चालू रहेगी, सड़क पर लोगों का जमावड़ा हो गया है। लोग जो है एकदम भारी तादाद में। भूपेंद्र, आप हालात पर नजर बनाए रखें, जानकारी लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। लेकिन लॉकडाउन 3 में तमाम शहरों में काम करने की छूट मिली है, पर नोएडा में ऑफिस इंडस्ट्री को ऐसे कोई भी रियायत नहीं दी गई थी। लेकिन आज से नोएडा में भी शर्तों के साथ काम करने की छूट दे दी गई। नोएडा में आज से निजी ऑफिस खुलेंगे, लेकिन ऑफिस के अंदर 33% स्टाफ के साथ ही काम करने होंगे। औद्योगिक इकाई खोलने की भी मंजूरी दे दी गई। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही काम करने की इजाजत मिली। शहर के अंदर बाइक पर एक ही व्यक्ति जा सकेगा, कार से 2 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है। और इसके अलावा नोएडा से लगे बाकी राज्य के बॉर्डर पूरी तरह से बंद रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर में इंडस्ट्रीज तेज़ी गति से चालू हो रही है। 300 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज ऑलरेडी अपने संचालन नोएडा एरिया में शुरू कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 60 ऐसे कंपनीज है जो SEZ और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, तो उनको भी ऑलरेडी अनुमति देकर संचालन उसका भी शुरू कर दिया गया है।
और राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 428 नए मामले सामने आए हैं और एक शख्स की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,532 तक पहुंच गया और कुल 65 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में एक अच्छी बात यह हुई कि 74 लोग कोरोना से ठीक होकर के घर भी जा चुके हैं। वहीं अगर कुल ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो अब तक 1,542 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, दिल्ली में भी हालात ठीक नहीं है, आंकड़े काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की बात अगर हम आपको करें तो देखिए कि जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई, चाहे पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 चल रहा है, उसमें लगभग आंकड़ों के मुताबिक 2000 कोरोना के पेशेंट आए थे और चौंकाने वाले मामले इधर आ रहे हैं कि पिछले 4 दिन के भीतर 2000 से अधिक मामले, यानी 40 दिनों में 2000 मामले और पिछले 5 दिन में 2000 से अधिक मामले और 24 घंटे में एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल की मौत होती है, कोरोना पॉजिटिव वो पाया जाता है और वो कांस्टेबल अपने इलाज के लिए दर बदर भटक रहा था, इस अस्पताल से उस अस्पताल जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अस्पताल में उसके पास बेड नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, लैब के कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है, उसकी जांच की जाए। तो ये किस तरह की लापरवाही है जब पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है। हर जगह ये कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी जांच आके करवाएं, डॉक्टरों से संपर्क में रहें, कई तरह के विज्ञापन के मार्फत ये बताया जा रहा है, लेकिन क्या आम लोगों के लिए अस्पताल में जगह नहीं है? क्या बिल्कुल पवन, हम इस जगह पर हैं कि थोड़ी भी लापरवाही इस वक्त बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ पवन। लेकिन देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 50,000 के करीब पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के रिकॉर्ड वृद्धि से देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 49,391 हो गई। इनमें 14,183 मरीज कोरोना की जंग जीतकर अपने घर भी जा चुके हैं। देश में अब तक 11 दिन में ही कोरोना के मामले डबल हो रहे हैं। पहले 15 दिन में ये मामले डबल हो रहे थे। कोरोना की लड़ाई में स्वस्थ होने वालों की रफ्तार भी अब तेज हो गई है। 33,514 लोग अभी भी कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं। कोरोना की वजह से 1,694 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में करीब 3,000 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने तांडव मचा रखा है। राज्य में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 1,233 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले 16,758 हो गए। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 34 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है और इसी के साथ ही महाराष्ट्र में संक्रमण में मरने वालों की कुल संख्या 651 हो गई। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों में मदद मांगी है। वहीं अगर कोरोना के लिहाज से मुंबई की बात करें तो यहां का धारावी पर इलाका पूरा राज्य सरकार के लिए लगातार परेशानी बढ़ा रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के यहां पर 68 नए मामले सामने आए और एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद धारावी में मरीजों की संख्या 773 तक पहुंच गई और 21 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 10,714 हो गई और 412 की मौत हो चुकी है। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, लगातार देख रहे हैं कि आंकड़े ये बढ़ते ही जा रहे हैं। मुंबई प्रशासन अब क्या नई स्ट्रैटेजी अपनाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस आंकड़ों में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आ रही। देखिए, मुंबई जो है 10,000 का आंकड़ा कब का पार कर चुकी है और महाराष्ट्र 15,000 का आंकड़ा कब का पार कर चुकी है। हर संभव कोशिश राज्य सरकार कर रही है, लेकिन मामलों में कमी जरा भी नहीं आ रही है। हर तरह की संभव कोशिश हो रही है, लेकिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कल केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन ने जो मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नासिक और सोलापुर के जो जिला अधिकारी है और वहां के हेल्थ ऑफिसर है, उनसे बात की है। खुद राजेश टोपे जो हेल्थ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनसे भी उन्होंने बात की है और आज जाकर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है वो बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से और साथ ही उद्धव ठाकरे द्वारा और उनकी सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, केंद्र से उन्हें और क्या मदद चाहिए इस पूरी महामारी को रोकने के लिए, महाराष्ट्र में रोकने के लिए इसमें और क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्या बदलाव चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी है उसको बिल्कुल, और लेकर वो कितना ज्यादा असर करता है, इम्पैक्टफुल होता है, ये भी देखने